हालांकि 1951 में ही रावलपिंडी, जी हाँ रावलपिंडी, शोएब अख्तर ने हत्या नहीं की, मतलब शोएब अख्तर वाले शहर में ही इनकी हत्या कर दी गई 1951 में। जी हाँ, रावलपिंडी में ही पाकिस्तान के जो पहले प्रधानमंत्री थे, कौन थे, लियाकत अली साहब, उनकी हत्या कर दी गई। और 1951 में पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है समकालीन दक्षिण एशिया, इस वीडियो में हम करने वाले हैं। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले, और इस वीडियो से सीधा दोस्तों आपके एग्जाम में सवाल आने वाले हैं क्योंकि इस वीडियो को हमने तैयार किया है न्यू सिलेबस के आधार पर जो सीबीएसई द्वारा 2022 और 2023 के बोर्ड एग्जाम के लिए बनाया गया है। सो एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, और चैनल पर अगर आप नए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। दोस्तों चलिए बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में जिसका नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। तो ये दक्षिण एशिया क्या है दोस्तों? तो दक्षिण एशिया अगर हम बात करें तो दक्षिण एशिया दोस्तों अगर एक अनौपचारिक शब्द है, आप कह सकते हैं एक एब्रिविएशन है, और ये जो शब्द है ये किन देशों को लेकर या देशों के समूह के लिए यूज किया जाता है तो हम आपको बताने वाले उसमें कौन कौन से देश आते हैं। तो दक्षिण एशिया में आता है भारत, हमारा अपना प्यारा मुल्क भारत, पाकिस्तान जो हमारे से अलग हुआ है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। और वर्तमान में दो और देशों को दक्षिण एशिया में शामिल किया जाता है तो उनका नाम है अफगानिस्तान, म्यांमार। हालांकि चीन को दक्षिण एशिया का हिस्सा नहीं माना जाता है। तो वो कौन कौन से देश हैं जो दक्षिण एशिया में आते हैं या जिनको मिलाकर दक्षिण एशिया कहा जाता है, वो देश है एक बार फिर से आपको बता दूं तो भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। और वर्तमान में दो और प्रमुख देशों को अफगानिस्तान और म्यांमार को भी दक्षिण एशिया में शामिल कर लिया गया, और चीन को दक्षिण एशिया का हिस्सा नहीं माना जाता है। क्लियर? तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि दक्षिण एशिया के देश कौन कौन से और दक्षिण एशिया के जो समूह उसमें कौन कौन से देश शामिल होते हैं। आप इन्हें दक्षिण एशिया कह लीजिए या सार्क कह लीजिए या दक्षेश कह लीजिए, ये सभी एक ही हैं दोस्तों। ठीक है, हमारे पेपर में जहां से सवाल आने वाला है वो सवाल दोस्तों डायरेक्ट पूछा जाएगा भारत और दक्षिण एशिया जो देश है उनके साथ संबंधों से हर हालत में हर कीमत पर सवाल पूछा जाएगा। सो अभी हम बात करने वाले हैं दोस्तों दक्षिण एशिया के उन टॉपिक्स पर जहां से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाने वाले हैं। तो बात कर लेते हैं दोस्तों दक्षिण एशिया की जो भौगोलिक स्थिति है, क्योंकि कई बार जो हमारे एग्जाम में सीधा सा सवाल पूछा जाता है कि दक्षिण एशिया के भौगोलिक स्थिति के बारे में समझाइए, इसका वर्णन कीजिए। तो अगर हम दक्षिण एशिया की भौगोलिक स्थिति की बात करें दोस्तों तो दक्षिण एशिया के दोस्तों उत्तर में क्या है, तो दक्षिण एशिया के उत्तर में हिमालय पर्वतमाला, जी हाँ विशाल हिमालय पर्वतमाला। दक्षिण के अगर दक्षिण एशिया के दक्षिण की बात करें तो दक्षिण एशिया के दक्षिण में हिंद महासागर, कौन सा है दोस्तों? तो दक्षिण एशिया के दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर है। अगर पश्चिम की बात करें, दक्षिण एशिया के पश्चिम की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों अरब सागर है। और अगर पूरब की बात करें तो पूरब में दोस्तों कौन से, बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी। तो ये दक्षिण एशिया की जो भौगोलिक स्थिति है, और ये जो दक्षिण एशिया की जो भौगोलिक स्थिति है दोस्तों ये दक्षिण एशिया को एक विशिष्ट प्राकृतिक क्षेत्र के रूप में पेश करती है, और इससे दक्षिण एशिया एक विशिष्ट प्राकृतिक क्षेत्र के रूप में नजर आता है। और यही वो चीज़ है जो हमें दक्षिण एशिया कहला जिसे हम इस पूरे इलाके को हम क्या कहते हैं, दक्षिण एशिया के नाम से संबोधित करते हैं दोस्तों। और दक्षिण एशिया में कई चीज़ें समानता हैं। अगर हम समानताओं की बात करें तो दक्षिण एशिया के तमाम देश अगर हम बात करें दोस्तों कभी ना कभी किसी न किसी देश के क्या रहे, उपनिवेश रहे, चाहे वो ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हो, तो कभी ना कभी किसी न किसी रूप में दक्षिण एशिया देश क्या रहे, उपनिवेश रहे, साम्राज्यवादी शक्तियों के अधीन रहे। और इसमें अगर और समानता की बात करें दोस्तों तो दक्षिण एशिया के देशों में एक कॉमन समानता क्या है, ये वो देश है जो 1945 के बाद, जी हाँ सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ये देश क्या हुए, आज़ाद हुए, यानी 1945, 46, 47, 48, 49। तो वो देश हैं जो 1945 के बाद सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ब्रिटेन के चुंगल से मुक्त हुए हैं, आज़ाद हुए हैं। क्लियर? इसके अलावा अगर और हम बात करें इन दक्षिण एशिया के देशों के समानताओं की बात करें दोस्तों तो
ये सभी देश क्या है, विकासशील देश है, यानी तीसरी दुनिया से संबंधित देश माने जाते हैं। ठीक है, विकासशील देश हैं और तीसरी दुनिया से संबंधित माने जाते हैं। तो अगर हम इन देशों की राजनीतिक शासन व्यवस्था की बात करें दोस्तों, तो अधिकांश दक्षिण देशों में लोकतंत्र बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है, यानी अधिकांश दक्षिण एशिया के देशों में लोकतंत्र क्या है, प्रमुखता से स्थापित किया गया है। तो देख लेते हैं। तो दोस्तों दक्षिण एशिया का जो सबसे बड़ा देश है वो भारत है। तो भारत में क्या है, लोकतंत्र, यानी आज़ादी के समय से, यानी आज़ादी के दौरान ही हमारे यहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना की गई थी। यानी आपको पता है कि जैसे हम आज़ाद होते हैं 1947 के बाद, 1947 में भारत आज़ाद होता है और उसके बाद हमने किसको चुना, लोकतंत्र को ही चुना। तो हमारे यहाँ पर आज आप सभी को पता है कि हम अपने आज़ादी का 75वां यानी अमृत महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं, मना रहे हैं। तो हम बाखूबी तरीके से इस 75 साल में लगातार लोकतंत्र को बहुत जड़ तरीके से, प्रमुखता से आगे लेकर बढ़ रहे हैं। इसके अलावा श्रीलंका में भी दोस्तों लोकतंत्र ही है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में दोस्तों हमेशा लोकतंत्र ही नहीं, पाकिस्तान में शासन का तख्ता हमेशा पलटता रहता है, कभी लोकतंत्र कभी सैनिक शासन, कभी लोकतंत्र कभी सैनिक शासन, ऐसे 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 होता रहता है। यानी एक समझ, जो पाकिस्तान के लोग एक जैसे नहीं हो पाते, तो वहाँ के शासन व्यवस्था कैसे एक प्रकार रहेगी। तो वहाँ पर कभी लोकतंत्र रहता है तो कभी क्या रह जाता है दोस्तों, सैनिक शासन। ठीक है, बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश का भी ठीक वही हाल है, जैसे आप सभी को पता है। बांग्लादेश क्या है, तो बांग्लादेश को पहले पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, हालांकि 1971 में बांग्लादेश का निर्माण होता है। वो सारी चीज़ें हम आपको बताने वाले, नेक्स्ट पार्ट में वो सारी चीज़ें बताएंगे दोस्तों। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप दक्षिण एशिया से कोई सा भी प्रश्न आ जाए, आप आसानी के साथ हल कर लेंगे और डेफिनेटली उसमें पूरे नंबर लाएंगे। अगर आपने हमारी दक्षिण एशिया की दोनों पार्ट की वीडियो देख ली, तो इस पार्ट में हम दक्षिण एशिया के बारे में बताने वाले, नेक्स्ट पार्ट में हम सारे संबंध बताएंगे दक्षिण एशिया और भारत के साथ कैसा संबंध है। ठीक है, नेपाल की अगर हम बात करें दोस्तों, तो नेपाल में 2006 तक राजतंत्र था, लेकिन अब लोकतंत्र कायम यहाँ पर भी हो गया है। भूटान की बात करें तो भूटान में पहले क्या था, राजतंत्र था। वर्तमान में क्या है, तो वर्तमान में दोस्तों क्या है, गणतंत्रात्मक राजतंत्रात्मक लोकतंत्र की स्थापना वहां पर की गई है। इसके अलावा अगर हम मालदीव की बात करें तो मालदीव में 1968 तक क्या था, सल्तनत था। अब वहाँ मालदीव में क्या है, लोकतंत्र है। एमडीपी के माध्यम से, मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के माध्यम से वहाँ पर अब लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है। अफगानिस्तान की अगर हम बात करें दोस्तों, तो अफगानिस्तान में आप सभी को पता है पहले अफगानिस्तान में शासक थे, अब वहाँ पर तालिबानी शासक का कब्जा हो चुका है 15 अगस्त 2021 से। जी हाँ, 15 अगस्त 2021 से फिर से अफगानिस्तान पर तालिबान का क्या है, कब्जा है। तो ये इसको हालांकि हमें थोड़ा सा पढ़ना है, बहुत कम पढ़ा, बस इसको हमें समझ लेना कि भाई ये दक्षिण एशिया का पार्ट माना जाता है। आई होप यहाँ तक आप सब समझ चुके होंगे कि दक्षिण एशिया में सिमिलरिटी क्या है। और अगर दक्षिण एशिया सिमिलरिटी की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है, ज़मीनी विवाद, भू सीमा विवाद, भौगोलिक क्षेत्र के विवाद बहुत ज़्यादा है। आपस में सीमा विवाद है इनके, अशिक्षा, गरीबी, भूखमरी, और अगर हम बात करें तो नदी जल विवाद, सीमा विवाद, ऐसे बहुत से विवाद आपस में इन देशों के मध्य देखने को मिल जाएंगे, जिसकी चर्चा हम अगले वाले पार्ट में जरूर करने वाले हैं दोस्तों। अब दक्षिण एशिया के शामिल देशों की समस्याएं क्या क्या है, तो ये क्या है, संघर्षों वाला क्षेत्र है। क्या है दोस्तों, ये यहाँ हमेशा संघर्ष विद्यमान रहता है। हर मतलब कभी भारत पाकिस्तान में, तो कभी भारत श्रीलंका में, तो कभी भारत नेपाल में, तो कभी भारत बांग्लादेश में, हमेशा संघर्ष विद्यमान रहता है। सीमा विवाद इन दक्षिण एशिया के देशों के कह सकते हैं कि खून में है, एक दूसरे की सीमा की बात को लेकर बहुत ज़्यादा संघर्ष यहाँ पे देखने को मिल जाता है। नदी जल विवाद भी बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर कॉमन समस्याएं हैं। विद्रोह संघर्ष हमेशा यहाँ पर होता रहता है, जनता के मध्य दोनों देशों की या आपस में होता रहता है दोस्तों। इसके अलावा जाति संघर्ष भी यहाँ पर विद्यमान है। जाति संघर्ष का जो सबसे बड़ा उदाहरण क्या है दोस्तों, वह श्रीलंका। जी हाँ, श्रीलंका के जो जाति संघर्ष, इसको कौन भूल सकता है, सिंगली और तमिल के बीच। जी हाँ, सिंगली और तमिल के बीच जो वहाँ पर जाति संघर्ष है, उसको कौन भुला सकता है, लिट्टे को कौन, लिट्टे, हाँ जी हाँ, वही लिट्टे जिसको हम क्या कहते हैं, लिबरेशन ऑफ टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। जी हाँ, लिट्टे को कौन भूल सकता है, ठीक है, जिसको 2009 में समाप्त कर दिया गया। और ये पूरा इलाका क्या है, संवेदनशील इलाका है। तो आप ये कह सकते हैं कि दक्षिण एशिया में शामिल देशों की क्या है, समस्याएं हैं, तो इसको भी आपको देखकर चलना है। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों दक्षिण एशिया के सबसे इम्पोर्टेंट हमारे मित्र, जिसको हम क्या कहते हैं, पाकिस्तान। अरे कहने मतलब मित्र नहीं, मित्र नहीं, शत्रु देश। जी हाँ, पहले मित्रवत थे हम, हालांकि हमारा छोटा भाई है, हमसे ही अलग हुआ 1947 में। लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी
मित्रता जो है दुश्मनी में बदल जाती है। हालांकि अभी वर्तमान में हमारे संबंध पाकिस्तान से अच्छे नहीं है और इसके पीछे के कारण आप लोग जानते ही हैं और इसमें हम क्या बताएं। तो दोस्तों पाकिस्तान के बात हम करते हैं जी। पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की अगर हम बात करें दोस्तों तो पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था की बात कर लेते हैं। तो पाकिस्तान की जो राजनीतिक व्यवस्था में सेना जो है क्या होती है, बहुत अधिक प्रभावशाली भूमिका निभाती है। तो इसलिए पाकिस्तान में कभी लोकतंत्र रहता है तो कभी सैनिक शासन की स्थापना होती है, कभी हमेशा के लिए लोकतंत्र नहीं रहे, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर बार बार सैन्य शासन में लोकतंत्र को कुचला है। हमेशा किसने कुचला है? सैन्य शासन ने लोकतंत्र को कुचला है। तो कह सकते हैं कि पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में कभी एक प्रकार की शासन व्यवस्था सही प्रकार से सुचारू रूप से नहीं चलाई जा सकी। इसके पीछे क्या कारण है, तो यहाँ से डायरेक्ट जो है सवाल पूछा जाता है। तो इसके पीछे कारण क्या है, इसको जानने से पहले दोस्तों हम ये जान लेते हैं कि पाकिस्तान में क्या वाकई में कभी लोकतंत्र नहीं रहा है, क्या पाकिस्तान में हमेशा से सैनिक ही शासन रहा है। क्योंकि हमेशा प्रश्न पूछा जाता है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र की स्थापना ना होने के पीछे कारण क्या है। बट अब हम जानने वाले हैं कि क्या वास्तव में पाकिस्तान में हमेशा क्या रहा है, सैनिक शासन रहा है। तो बात करते हैं दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि को, ठीक है, भारत आज़ाद होता है और इसी दौरान भारत का विभाजन भी हो जाता है। और जो राष्ट्र हमसे द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर अलग होता है उसका नाम होता है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान का जो शब्द है वो चौधरी रहमत अली और अगर हम बात करें दोस्तों अल्लामा इकबाल साहब जो बहुत बड़े शायर थे, उन्होंने पाकिस्तान के नाम के इजाद की बात की। वो सारी चीज़ें इतिहास में वो हम कभी देखेंगे। फिलहाल हम बात करने वाले कि क्या वाकई में हमेशा पाकिस्तान में सैनिक शासन रहा है, तो इसका जवाब नहीं। पाकिस्तान में लोकतंत्र भी रहा है यार, वहाँ भी लोकतंत्र है, ऐसा नहीं है। अगर हम पाकिस्तान के लोकतंत्र की बात करें दोस्तों तो पाकिस्तान 1947 में ये भी आज़ाद होता है। तो आज़ादी के बाद पाकिस्तान के जो गवर्नर जनरल बनते हैं वो होते हैं, जी हाँ वही, हाँ सही सोच रहे हो, हाँ मैं उसी का नाम बोल रहा हूँ। किसका नाम, किसका? मुस्लिम लीग। जी हाँ, मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। तो मोहम्मद अली जिन्ना साहब को क्या बनाया गया? पाकिस्तान के सदर रियासत यार, जिसको हम क्या कहते हैं, गवर्नर जनरल बनाया गया। और जब ये गवर्नर जनरल बनते हैं, ठीक है, उसके बाद 1951 में हमारे पाकिस्तान में प्रधानमंत्री भी होते हैं। उनका नाम क्या होता है? उनका नाम होता है दोस्तों लियाकत अली। क्या होता है? लियाकत अली। तो ये लियाकत अली साहब जो हैं, लियाकत अली साहब ये क्या हैं? ये पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री होते हैं। हालांकि 1951 में ही रावलपिंडी, जी हाँ रावलपिंडी, शोएब अख्तर ने हत्या नहीं की, मतलब शोएब अख्तर वाले शहर में ही इनकी हत्या कर दी गई 1951 में। जी हाँ, रावलपिंडी में ही पाकिस्तान के जो पहले प्रधानमंत्री थे, कौन थे? लियाकत अली साहब, उनकी हत्या कर दी गई। और 1951 में उसके बाद जो है धीरे धीरे पाकिस्तान में एक और प्रधानमंत्री चुने जाते हैं जो पाकिस्तान के दूसरे प्रधानमंत्री होते हैं। वो कौन होते हैं? ख्वाजा निज़ामुद्दीन। जी हाँ, कौन होते हैं? ख्वाजा नजमुद्दीन, माफ़ कीजिएगा, ख्वाजा नजीमुद्दीन। तो ये ख्वाजा जो नजीमुद्दीन है ये पाकिस्तान के दूसरे प्रधानमंत्री हैं। और ऐसे चलते चलते दोस्तों अभी तक पाकिस्तान का संविधान लागू नहीं किया गया। अब पाकिस्तान का संविधान बन जाता है। एक बार इसको मैं मिटो लेता हूँ, अगर आप सभी की इजाज़त हो तो मैं इसको रफ कर दूँ ताकि और आपको समझा सकूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, थोड़ा सा और चीज़ आपको समझनी चाहिए। तो 1956 में 1956 में, जी हाँ 1956 में जो है पाकिस्तान के जो है संविधान को लागू किया जाता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें इसके बाद 1958 का समय आता है। तो 1958 में पाकिस्तान के जो पहले राष्ट्रपति होते हैं सिकंदर मिर्ज़ा। जी हाँ, 1958 में पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति भी बनते हैं, उनका नाम क्या होता है? सिकंदर मिर्ज़ा। तो 1958 में पाकिस्तान के जो पहले राष्ट्रपति थे सिकंदर मिर्ज़ा साहब, ठीक है दोस्तों, उन्होंने क्या किया? उन्होंने संविधान को क्या कर दिया? विघटन कर दिया। तो सिकंदर मिर्ज़ा ने जो 1956 का जो संविधान था उसका विघटन कर दिया। अब विघटन करने के बाद ही 1958 में यानी 1958 में पाकिस्तान में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया, तख्ता पलट हो जाता है और यहीं पर पहली बार लोकतंत्र को गिरा दिया जाता है। और 1958 में पाकिस्तान में पहली बार
किसकी शासन सत्ता आती है? जी हाँ, सैनिक शासन की स्थापना होती है और पाकिस्तान के पहले सैनिक शासक कौन बनते हैं? जी हाँ, वो तो है जनरल अयूब खान। 1958 में जनरल अयूब खान पाकिस्तान के क्या हैं? ये पाकिस्तान के पहले क्या हैं? पहले सेनापति आप कह सकते हैं, या उन्हें ये पाकिस्तान के पहले शासक कहते हैं, या पाकिस्तान के पहले सैनिक शासक कौन है? जनरल अयूब खान। इसके बाद भी बहुत सारे जनरल पाकिस्तान में आते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों, तो जनरल अयूब खान के बाद जनरल यहिया खान, फिर अगर हम बात करें भुट्टो साहब, फिर और भी आते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो पाकिस्तान में फिर लोकतंत्र की बदलाव होती है 1973 में बेनज़ीर भुट्टो साहब, ठीक है। तो भुट्टो प्रधानमंत्री बनती, फिर उनकी हत्या कर दी जाती है, फिर वहाँ पर सैनिक शासन हो जाता है। फिर जो है दोस्तों, अगर हम बात करें तो परवेज़ मुशर्रफ वहाँ पर आते हैं सैनिक शासन के रूप में। उसके बाद फिर नवाज़ शरीफ प्रधानमंत्री बनते हैं। तो इस तरह से पाकिस्तान में लगातार कभी सैनिक शासन तो कभी क्या रहता है? लोकतंत्र। कभी सैनिक शासन, कभी लोकतंत्र। उसके बाद 2008 में फिर से दोबारा से लोकतंत्र की बहाली होती है। एंड उसके बाद अगर हम फिर बात करें दोस्तों सही तरीके से, तो 2013 में नवाज़ शरीफ के नेतृत्व में पाकिस्तान में फिर से सरकार बनाई जाती है। उसके बाद नवाज़ शरीफ की अगर हम बात करें तो नवाज़ शरीफ की जो सरकार दोस्तों जो होती है वो 2018 में गिरा दी जाती है। और उसके बाद 2018 में पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री बनते हैं, क्रिकेटर कौन होते हैं? इमरान खान साहब। तो इमरान खान जो है 2018 में एक बार फिर प्रधानमंत्री बन जाते हैं। यानी एक बार फिर से आप यूँ कह सकते हैं कि लोकतंत्र की स्थापना हो जाती है 2018 में। अब इमरान खान की पार्टी सत्ता से आउट हो चुकी है। अब आपको बताना है कि सत्ता परिवर्तन के बाद पाकिस्तान के अब वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों अभी हमने पढ़ी हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन है, पहले राष्ट्रपति कौन है, सबसे पहले शासक कौन थे सैनिक रूप से, तो वो सारे हमने देख ली। और चीज़ें दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों को लेकर तो हम बात करने वाले हैं, लेकिन इस वीडियो में इसमें एक छोटा सा पार्ट मैं आपको ऐड कर देता हूँ। वो ये है कि भारत और पाकिस्तान को लेकर अगर हम भारत और पाकिस्तान की बात करें, भारत पाकिस्तान के बीच कुल 4 युद्ध हुए हैं। कितने हुए? 4 युद्ध। पहला 1947-48, ठीक है। दूसरा 1965, तीसरा 1971 और चौथा है आपका क्या? 1999। इसको आप जानते होंगे, कारगिल युद्ध। कैप्टन विक्रम बत्रा के बारे में तो कौन नहीं जानता है। उसी युद्ध में हमारे कैप्टन बत्रा जो है वीर गति को प्राप्त हुए, शहीद हुए थे, ठीक है, 1991 में। इस वाले में 1971 आपको पता है कि इस युद्ध में हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। पश्चिमी पाकिस्तान से एक अलग राष्ट्र बनाया बांग्लादेश। इसके बारे में हम बात करेंगे। 1965 में भी हमने पाकिस्तान को हराया, ठीक है। और 1947 और 48 में भी हमने पाकिस्तान को हराया। यानी हमेशा बड़ा भाई का हमने चीज़ नहीं, बड़ा भाई तो जीतेगा भाई। तो ये 4 युद्ध हम जीत जाते हैं। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि 1947-48 में भारत के प्रधानमंत्री या उस समय भारत के कौन प्रधानमंत्री थे, तो हम बोलेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो 1965 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? 1965 में अगर हम बात करें भारत के प्रधानमंत्री के कौन थे, तो वो थे लाल बहादुर शास्त्री जी। हाँ, लाल बहादुर शास्त्री जी थे। और 1965 के बाद युद्ध के बाद एक समझौता आता है 1966 में उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में। जी हाँ, ताशकंद में एक समझौता होता है और उसे ताशकंद समझौता कहा जाता है। लाल बहादुर, भारत की तरफ से कौन थे ताशकंद समझौते में? भारत की तरफ से थे लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान की तरफ से थे जनरल अयूब खान, ठीक है। इसके अलावा 1971 में अगर हम बात करें तो 1971 में भारत की तरफ से कौन थे? तो 1971 में भारत की तरफ से अगर हम बात करें, उस समय एक समझौता होता है 1972 में, जिसे क्या कहा जाता है? शिमला समझौता। और इस शिमला समझौते में भारत की तरफ से कौन थे? इंदिरा गांधी थी जी, आयरन लेडी। जी हाँ, आयरन लेडी इंदिरा गांधी। और पाकिस्तान की तरफ से जनरल यहिया खान। कौन थे? जनरल यहिया खान, ठीक है। तो ताशकंद समझौता, शिमला समझौता। 1991 में भी अगर हम बात करें, इसमें अटल बिहारी वाजपेयी थे और उधर से परवेज मुशर्रफ थे। और अगर हम बात करें दोस्तों पाकिस्तान और भारत की समझौते की बात, तो सिंधु जल समझौता। जी हाँ, सिंधु जल समझौता, ये कौन भूलेगा? सिंधु जल समझौता भी हम करेंगे 1960, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हम करने वाले भारत पाकिस्तान के संबंधों को लेकर। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो आई होप आप सभी को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए यार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। जो
आप सभी की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है दोस्तों। मिलकर काम करेंगे और डेफिनेटली फुल टू फटैक अच्छे नंबर से पास होंगे। सिर्फ पास नहीं होंगे, रैंक लेकर आएंगे दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।